तो फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन में क्या है, तो फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन में v0 2vm पान पाई माइनस 4vm पर पाई 1/3 कास्ट ओमेगा 2 तो इतना है। तो ये डीसी वैल्यू हो गई, एसी वैल्यू हो गई, ये आपका एसी हार्मोनिक कंपोनेंट है। हमने इसको निगलेक्ट करके अगर इतना हम ला देते हैं हमारे रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। क्या है? फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, ठीक। ये उसी के आगे का वीडियो का है, ठीक। तो अब हम लोग फॉर्म फैक्टर, रिवल फैक्टर, टेस्ट फैक्टर पढ़ते हैं और ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर पढ़ते हैं, ठीक। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है? TUF। पहले हम फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर पढ़ते हैं। रिपल फैक्टर क्या है? रिपल फैक्टर सीधा आप लोग डाल लीजिएगा, मैं बताता हूँ। VAC पार VDC। तो VAC क्या है? VRMS का होल स्क्वायर माइनस VDC का होल स्क्वायर। इसको हम इतना लिख सकते हैं, VRMS अपान VDC का होल स्क्वायर माइनस 1, इतना लिख सकते हैं। अब इसी में हम क्या रखते हैं? तो रिपल फैक्टर हमारा क्या आएगा? VRMS अपान 2√2 का होल स्क्वायर। तो यह हमारा 0.48 निकला। रिपल फैक्टर हमारे कितना निकला? 0.48। तो रिपल फैक्टर हमारा इतना निकला। RF। अगर हम बात करें किसकी? फॉर्म फैक्टर की, FF। तो फॉर्म फैक्टर हमारा क्या होता है? VRMS अपान VDC इतना होता है, इतना होता है। अब रिपल फैक्टर में हम रख देंगे तो फॉर्म फैक्टर ही हो गया। तो फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर माइनस 1। फॉर्म फैक्टर को इधर करोगे तो फॉर्म फैक्टर अंडर रूट में रिपल फैक्टर की वैल्यू अगर हम रख देंगे 0.48 का होल स्क्वायर, तो हमारा बचेगा कितना है? 1.11। तो फॉर्म फैक्टर हमारा कितना आ गया? 1.11। तो फॉर्म फैक्टर हमारा निकल गया, रिपल फैक्टर निकल गया। अब एक आता है क्रिस्ट फैक्टर। तो हमारा रिपल फैक्टर 0.48, फॉर्म फैक्टर 1.11। तो इसको हम अपोजिट कर देंगे, सेम वही चीज आ जाएगा। अगर करनी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो सेम चीज वही हो जाएगा। तो फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर अगर करोगे, देखो इसका अगर करना है, मान लीजिए किसी में, तो रिपल फैक्टर का होल स्क्वायर हो गया, अगर स्क्वायर हटाओगे तो करने लग जाएगी इसमें। तो क्या हो गया? ये क्या होगा? फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर माइनस 1, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। रिपल फैक्टर का होल स्क्वायर +1, फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तब इसको करोगे तो क्या होगा? 1.11, ठीक। समथिंग ऐसे ही होगा। तो रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर का समथिंग यही होगा। तो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू 1.11, रिपल फैक्टर की वैल्यू 0.48, ये पूछता है। एक चीज हमने क्या देखा? हमने एक चीज देखा कि जो हमारा रिपल फैक्टर है वो VAC अपान VDC होता है, तो 0.48 होता है। तो VAC अपान VDC, तो हमारा क्या है? VAC 0.48 VDC। इसका मतलब है जो हमारा AC के साथ DC भी कंपोनेंट रहेगा, ऐसा में। इसका मतलब आपको समझ आ रहा है? ये जो आउटपुट मिलेगा, ये DC प्लस AC डोमिनेट करेगा, दोनों डोमिनेट करेगा। जब दोनों डोमिनेट करेगा तो इफिशियंसी हमारा क्या होगा? लेस देन 50% और रिपल फैक्टर की वैल्यू
ग्रेटर देन 1 हो। कि एसी का कंपोनेंट ज़्यादा है, दोनों का कंपोनेंट ज़्यादा है। अगर इस केस में अगर हम लोग क्या करें, इस केस में सिर्फ डीसी डोमिनेट करें, एसी नहीं, सिर्फ डीसी डोमिनेट डीसी ज़्यादा रहे प्लस एसी की अपेक्षा, इस केस में हमारा एफिशिएंसी तो ज़्यादा होगा मगर रिपल फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1। इसका मतलब ये नोट डाउन के लिए हमने शायद हाफ वेव रेक्टिफायर में भी पढ़ाया था, हाफ वेव रेक्टिफायर में ही पढ़ाया था कि एसी का कंपोनेंट डीसी कंपोनेंट की अपेक्षा रिपल फैक्टर ज़्यादा था। वहाँ रिपल फैक्टर में कितना था 1.21, यहाँ कितना 0.48। समझ गए। फन फैक्टर हो गया। क्रिस्ट फैक्टर आता है, क्या आता है? क्रिस्ट फैक्टर। क्रिस्ट फैक्टर, तो क्रिस्ट फैक्टर की हम बात करें तो क्रिस्ट फैक्टर क्या होता है? CF VRMS अपान नहीं VM V मैक्सिमम अपान VRMS। तो V मैक्सिमम हमारा क्या हुआ? VRMS की वैल्यू कितना होगा? VRMS की वैल्यू VM बान √2, तो VM कट गया, √2 इधर चला गया, कितना 1.414 इतना आ गया समथिंग। तो क्रिस्ट फैक्टर की वैल्यू 1.414। तो क्रिस्ट फैक्टर की वैल्यू हमारी कितनी है? 1.414 इतनी वैल्यू है। तो हमारा जब AC DC दोनों डोमिनेट करेगा तो हमारा इफिशिएंसी कम हो जाएगी, रिपल फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। जैसे हमारा DC डोमिनेट ज़्यादा करेगा, इफिशिएंसी ज़्यादा होगी, रिपल फैक्टर की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, मतलब 0.48। तुम्हारा क्रिस्ट फैक्टर भी निकल गया 1.414। उसमें कितना था? VM/2, तो 2 था, उधर क्रिस्ट फैक्टर 2 था, इधर कुछ क्रिस्ट फैक्टर क्या है 1.14। अब ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, क्या? ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। अब इसमें क्या पढ़ते हैं? ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर TU क्या है? TUF प्राइमरी प्लस TUF सेकेंडरी TU प्राइमरी निकाल लेते हैं। तो प्राइमरी कितना है बटे 2UF इंटू 2। ये हाफ वेव रेक्टिफायर का है, ये जब हुआ हाफ वेव रेक्टिफायर का है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का कितना है? 0.287 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा? 4 7 14 यहाँ आएगा 0.5 574 आएगा। अब ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन सेकेंडरी निकालें, तो सेकेंडरी निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा? सेकेंडरी की अगर बात करें तो PDC अपान AC रेटिंग ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, AC रेटिंग ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग है, क्या है? AC रेटिंग ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, इसमें क्या है? तो PDC का मतलब IDC का स्क्वायर इंटू RL। PDC का मतलब क्या है? VRMS IRMS
इतना है, इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो ऊपर आप लोग नोट कर लिए होंगे प्राइमरी सेकेंडरी। यहाँ क्या होगा, यहाँ आपको अगर देखा जाए तो यहाँ TUF सेकेंडरी, तो यहाँ क्या हो गया 2IM पाई का होल स्क्वायर इंटू RL अपन, यहाँ क्या होगा IRMS का होल स्क्वायर RS प्लस RS/2 प्लस RL, इतना होगा। नीचे वाला नोट डाउन कर लिए होंगे। तो ये करोगे तो अपना क्या आएगा 2IM पाई 0 पॉइंट समथिंग कितना आएगा, समथिंग कितना कुछ आएगा 0.863 और यहाँ आएगा समथिंग RMS वैल्यू है ना, RMS PM/√2 और क्या आएगा RF प्लस RS/2 RF समथिंग कितना ही है 0 पॉइंट, नीचे वाला नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा कितना है 0.800 समथिंग कुछ आएगा। जो होल स्क्वायर होगा तो 0.863 समथिंग कुछ आएगा। 1 प्लस ये हो जाएगा RL प्लस RS/2 RL। सेकेंडरी कितना हो गया, सेकेंडरी हो गया। तो अब दोनों को जोड़ देंगे। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर में कितना है 0.574 प्लस 0.863/2। अब देखते हैं 693 समथिंग आना चाहिए। तो 863 574 4 3 7 7 6 13 8 5 13 93 263 समथिंग आएगा ना, 263 और 2 करें तो 693 हमारे समथिंग आना चाहिए, इतना आना चाहिए। तो हमारा जो वैल्यू निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा 893 693 अगर निकलेगा तो सही है। तो 693 अगर कैलकुलेट करोगे 0 पॉइंट समथिंग 0.693 समथिंग निकलेगा, या इतना है समथिंग है, नोट डाउन कर लीजिए। तो इतना हमारा निकल गया। डिवाइड बाई 2 करोगे तो इसको भाग दे दो तो कितना होगा 5 से 74 तो 2 4 अब यहाँ जो बचेगा 863 को अगर हम भाग दें कितने में 2 से तब से नोट करते रहिए आप लोग। तो 287 निकला 63 64 समथिंग 6 4
693 713 कितना आएगा 0.693 आएगा। कैलकुलेशन में कोई कहीं का मिस्टेक होगा तो 0.693 आएगा अगर कैलकुलेट करोगे तो हमारा ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर 0.693 आएगा। देखते हैं एक बार आप लोग को देख के बता भी देंगे कहाँ से मिस्टेक हो, लगभग यही आएगा हमारे हिसाब। तो हमारा ये ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर है। अब हम लोग आते हैं एफिशिएंसी पर। एफिशिएंसी पर क्या आते हैं? एफिशिएंसी पर 814 समथिंग कुछ ऐसा आएगा 893। तो अब एफिशिएंसी पे आते हैं। अगर इसका एफिशिएंसी निकालोगे तो PDC अपान PAC इंटू 100 परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी निकालोगे तो PDC का वैल्यू क्या होगा? IDC का स्क्वायर RL अपान AC का वैल्यू क्या हो जाएगा? IRMS इसका वैल्यू हमारा निकलेगा 2IM अपान पाई का होल स्क्वायर इंटू RL अपान RMS का स्क्वायर RMS RF RS/2 प्लस RL ना हो गया। ये हमारा हो गया 8 अपान पाई स्क्वायर ना हो गया। तो हमारा क्या हो गया? RL अपान RF प्लस RS/2 प्लस RL। इसको हम इतना लिख सकते हैं 81.2 1 प्लस RF प्लस RS/2 इतना लिख सकते हैं और बटे यहाँ लिख सकते हैं RS/2 बटे RL इतना लिख सकते हैं। तो हमारा अप्रोक्सीमेट RF तो शून्य कर देते हैं तो शून्य सा हो जाएगा। तो हमारा अप्रोक्सीमेट 81.2% आ रहा है एफिशिएंसी। तो हमारा एफिशिएंसी कितना आ रहा है? 81% ऑफ एफिशिएंसी 81.2%। एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। अब क्या है? एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। हमारे फुल वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी कितना है? 81.2। तो IM की वैल्यू हम लोग यहाँ IRMS की वैल्यू कितना लिख सकते हैं? यहाँ IRMS की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ हम लोग हटा के लिख सकते हैं कितना? IM अपान √2। तो IM का IM तो कैंसिल हो गया है। अब 2√2 बटे पाई स्क्वायर हो जाएगा 2√2 तो लगभग 8 पाई 81 समथिंग कुछ आएगा। तो हमारा ये वैल्यू आ रहा है 81.2। उसमें कितना था? 40.6 81.2 तो इतना हो गया। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े? 3 एवरेज वैल्यू। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू, वोल्टेज क्रैश डायोड, ट्रांसपिप फैक्टर, रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, क्रिस्प फैक्टर, एफिशिएंसी, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर 0.693 से कुछ होगा समथिंग। तो हमने ये सब बताया। तो अब लोग आपको और आगे बताएंगे। और एक चीज़ और है इसमें, क्या है एक चीज़ याद रखें, आउटपुट फ्रिक्वेंसी, जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी है इनपुट फ्रिक्वेंसी की 2 टाइम्स होती है। एक चीज़ याद रखिए, पूछ लेता है। मान लीजिए बोले आउटपुट फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो इनपुट फ्रिक्वेंसी कितना होगा? 100 हर्ट्ज समथिंग, यही पूछ लेता है। इस फुल वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी है इनपुट फ्रिक्वेंसी क्या 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है। नोट डाउन कर लीजिए तो समझ गए होंगे। तो क्या है मैम? 100 आउटपुट फ्रिक्वेंसी का 2 टाइम्स है। कैसे है? यहाँ देखो, अगर देखना चाहते हैं यहाँ तो हम लोग साइन वेव पर जानते हैं। यहाँ है 0/2 पाई 3 पाई। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ 2 पाई।
मगर अगर हमारी इसकी देखी जाए, क्या डीसी अगर देखा जाए, अगर डीसी बना ले तो हमारा 0 to पाई, तो हमारा यही 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यही हमारा हो जाएगा। इसलिए आउटपुट फ्रिक्वेंसी यहाँ 2 पाई होगा, यहाँ नहीं होगा, हमारा एवरेज वैल्यू यहाँ निकल रहा है 2 टाइम्स, तो आउटपुट फ्रिक्वेंसी इनपुट फ्रिक्वेंसी के 2 टाइम्स। तो वीडियो अच्छी लगी होगी, नोट्स बनाएगा, आगे भी चलेगा फुल वेव। सो थैंक्स।